Hi everyone, welcome to JKSSB online tutorial. This is Varsha Rani here. वेदर क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक हमने शुरू किया है और आज के इस वीडियो में क्लाइमेट की ही बात होगी। क्या होता है ये क्लाइमेट? वैसे तो आपने पहले भी पढ़ लिया है जम्मू कश्मीर का जब हम क्लाइमेट देख रहे थे, पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिन्होंने देख ली है उनके लिए रिविजन है। तो देखो, क्लाइमेट सिंपली अगर हम टोटल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनको समअप कर लें, उनका एवरेज ले लें, कम से कम भी 30 से 40 साल का, 30 से 35 साल का कोई एवरेज ले लेते हैं हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का डेली की, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। देखो एक बार फिर से इसको देख लो। एटमॉस्फेरिक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कैसा क्लाइमेट है। तो एक टर्म होती है वेदर और एक होती है क्लाइमेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, वेदर जो होता है ना, डे टू डे क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के किया जाता है डिसाइड कि क्या कैसा वेदर है। और एक स्मॉलर एरिया का होता है, स्मॉलर रीजन का वेदर देखा जाता है। क्लाइमेट जो होता है ना हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म यानी एवरेज 30 से 35 साल, मैंने पहले ही बता दिया। तो ओवर लार्ज एरिया को स्टडी किया जाता है पता करने के लिए कि इस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि हम क्लाइमेट इंडिया का देख रहे हैं पूरा, सिर्फ एक टाउन का नहीं देख रहे हैं। मे बी बीच में एक टाउन में बारिश हो रही हो, एक में धूप है, लेकिन हम क्लाइमेट जब एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का क्लाइमेट है तो हम वही नाम देते हैं उसे। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड। टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको टेम्परेचर बोलेंगे। प्रेशर क्या होता है? हवा का दबाव। हवा हर एक चीज पे दबाव डालती है जहां भी होती है। समुद्र के आसपास ज्यादा होता है एयर का प्रेशर, और जब हाई अल्टीट्यूड पे कम होता है। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या फिर स्नोफॉल वगैरह, ये प्रेसिपिटेशन होती है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी कितनी है। और विंड, एयर की डायरेक्शन को विंड बोलते हैं। इन सब पे हम आगे बात कर लेंगे। विंड्स तो स्पेशली आगे पढ़ने ही है हमने। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वेदर के लिए भी यही पैरामीटर है और क्लाइमेट के लिए भी यही पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं। फर्क ये है कि वेदर हम डे टू डे कंडीशंस को देखते हैं एटमॉस्फेयर की, और क्लाइमेट हम लॉन्ग टर्म की कंडीशंस को देखते हैं। अच्छा, अब इंडिया के क्लाइमेट की बात करें अगर, तो इंडिया का क्लाइमेट ऑन द बेस ऑफ इस लोकेशन, कैसा क्लाइमेट इंडिया का? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का। और ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न कैसा है? मॉनसूनल। ये मॉनसूनल कहाँ से आया वर्ड, इसका मतलब क्या है, ये कैसे आती है, कब आती है और कब रिट्रीट हो जाती है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर आप बोलोगे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम इस सब ट्रॉपिकल का मतलब समझेंगे और हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, सब ट्रॉपिकल क्यों बोला? जो सेंटर में है ना इक्वेटर, तो ये वाला ट्रॉपिकल रीजन होता है। ये वाला जो है ना, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर वाला पार्ट जो होता है ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो नॉर्थ में, ये वाला, दिस इज सब ट्रॉपिकल रीजन। और नीचे भी यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ये सब ट्रॉपिकल। और वैसे ही यहाँ पे टेम्परेट जोन आता है, ये वाला इतना सा, आर्कटिक सर्कल के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, ये होता है टेम्परेट जोन। और थोड़ा ऊपर जाओ तो ये पूरा फ्रिजिड जोन होता है, दिस इज फ्रिजिड जोन। और साउथ साइड में भी सेम वैसे ही। तो टेम्परेट जोन में ज्यादा सर्दी होती है, सब ट्रॉपिकल में थोड़ा वार्म है, और इक्वेटर तो पूरा ही वार्म है। और फ्रिजिड जोन आपको पता है पूरा फ्रीज। सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये इस तरह है। अच्छा, ये बात होगी मॉनसूनल की, तो हम बात आगे कर लेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है? देखो, अगर आपको याद हो ना, हमने एक चैप्टर पढ़ा था। हमने सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें था फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो फिजिकल डिवीजन जब हम धरती की देखते हैं ना, तो उसमें हमें क्या स्टडी करनी होती है? कॉन्टिनेंट की स्टडी करनी होती है, यानी लैंड की स्टडी करनी होती है। किसकी स्टडी करनी होती है? लैंड की, या लिथोस्फेयर बोल दो, धरती का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, लिथोस्फेयर बोल दो। अच्छा, और किसकी स्टडी करनी होती है? ओशन की स्टडी करनी होती है, तो हाइड्रोस्फेयर हम इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर। और किसकी स्टडी करनी होती है? हमने एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी होती है। हवा की जो परत है ना, एटमॉस्फेयर, इसकी स्टडी करनी होती है। तो ये तीनों मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं। इकोलॉजी में आप फिर से इसको देखोगे अगर आपके पास टॉपिक है तो। अच्छा, बायोस्फेयर
लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो हमने वहां पे कॉन्टिनेंट के बारे में भी जानकारी ले ली थी जितनी आपके एग्जाम में आनी होती है। ओशन के बारे में भी देख लिया कितने होते हैं, साइज के हिसाब से कौन बड़ा कौन छोटा, वॉल्यूम के हिसाब से कैसे कैसे उनकी नंबरिंग है, कौन सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ये सब हमने देखा। अब देखो जो ये एटमॉस्फेयर है ना, ये हमने नहीं देखा था तब, ये जानबूझ के नहीं देखा था ताकि इसको हम तब देखें जब हम इंडिया के क्लाइमेट को स्टडी कर रहे होंगे, तो इससे हमें इस टॉपिक में ज्यादा हेल्प होगी। तो जो क्लाइमेट है उस पर क्या क्या चीजें हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है टेम्परेचर, रेनफॉल और प्रेशर बेल्ट्स। टेम्परेचर में क्या क्या चीज, लैटिट्यूड किसी जगह का, यानी धरती पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो इक्वेटर से कितनी दूर है या कितनी पास है, या इक्वेटर पे ही है ना, तो टेम्परेचर देखा जाता है इन लेटीट्यूड्स पे। फिर अल्टीट्यूड्स यानी समुंदर से कितनी ऊंची है कोई जगह। फिर कॉन्टिनेंटली, तो समुद्र के पास है या आसपास में लैंड मास से सराउंडेड है। स्लोप यानी ढलान कैसी है, एयर करंट हवा की करंट और ओशन करंट और वेजिटेशन, सब के बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। रेनफॉल में क्या देखना होता है, इसकी टाइप्स कितनी है, 3 है, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल और साइक्लोनिक रेनफॉल। फिर प्रेशर बेल्ट में हमने क्या क्या देखना होता है, हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल लो प्रेशर डिफ्लेक्शन, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कोरियोलिस फोर्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, एटलीस्ट आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। हम PhD नहीं करेंगे इनके बारे में, टेंशन मत लो, हम PhD नहीं करेंगे, लेकिन हम वो चीज इनके बारे में देख लेंगे जो आपका पूरा एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको पता है जो क्लाइमेट होता है ना, बहुत सारे बच्चों के मतलब दुखती नब्ज होती है, ये दुखती नब्ज, परेशान हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या है क्या ये। तो यहाँ पे आपको सब कुछ शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से किया हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगी है, तब जाके ये चीजें इतनी सिंप्लीफाई हुई है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है इससे पहले, तभी मैं इस तरह से नोट्स बना पाई हूँ। तो आपको ये ऐसे के ऐसे ही नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तो। ये मेरी हैंड राइटिंग पढ़नी पड़ेगी, फिर देख लेना। इससे अच्छा है कि अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ जो एग्जाम में ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वरना मैं यही वाले दे दूंगी PDF, फिर नहीं बताना। तो सबसे पहले लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। तो देखो, आप यहां देखो, पहले ये होते हैं लेटीट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना ये धरती की, ये सेंटर में कौन है, ये इक्वेटर है, उसके ऊपर 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर आया आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ। वैसे ही सेम साउथ में भी है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं साउथ वाले को। हमारे लिए कौन सा जरूरी है, नॉर्थ वाला। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है। अच्छा, होता क्या है ना, जून के मंथ में, यानी तब होता है हमारा यहाँ पे समर सॉलिस्टिस। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जून के मंथ में जो सूरज की किरणें होती हैं डायरेक्ट पड़ती हैं। तो सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उस जगह का। देखो कैसे, देखो ये कोई धरती की सरफेस है ना, ये दिस इज सरफेस, धरती की सरफेस है ये, और यहाँ पे सूर्यदेव से किरणें आ रही हैं, यहाँ से रेडिएशन आ रही है। तो यहाँ पे ये जो रे है ये डायरेक्टली पड़ रही है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये वाली जो रे है ये परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट A हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ B। तो अब मुझे आप बताओ कि पॉइंट B पे टेम्परेचर ज्यादा होगा या पॉइंट A पे? ऑफ कोर्स पॉइंट A पे। क्यों पॉइंट A पे टेम्परेचर ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सूर्यदेव से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया पॉइंट A पे, और यहाँ पे डायरेक्ट किरणें पड़ रही है सूरज की। तो पॉइंट B से कम है पॉइंट A का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा पॉइंट B से, ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर। तो आपने याद रखना है, जब भी सूरज की रेडिएशन कहीं पे परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जून में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, यानी जहां हमारा इंडिया है उसकी बात कर रही हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सन रेज जो है ना वो परपेंडिकुलर होती हैं,
सन रेज परपेंडिकुलर होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 1/2 नॉर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें अगर डायरेक्ट हैं तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी, तो समर होंगे उस टाइम में वहां पे। तो क्या होंगे? समर होंगे। समर होगा। समर सॉलिस्टिस होता है ये जून में, सबसे लंबा सबसे बड़ा दिन होता है ये। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए सर्दी कब होगी? जब सदर्न वालों के लिए गर्मी होगी। तो दिसंबर में बहुत सर्दी होती है यहाँ पे, क्योंकि जो सूरज की रेज है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रही हैं, लेकिन वो बहुत दूर हो गई हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो यहाँ पे सर्दी होगी उस टाइम में। विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं हम 22 दिसंबर को, 21 या 22 दिसंबर, ठीक। फिर ये इक्विनॉक्स के जाते हैं सितंबर और मार्च। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे यानी इक्वेटर पे होती है सूरज की किरणें परपेंडिकुलर। तो इक्वेटर पे 2 बार और ट्रॉपिक्स पे एक बार। ट्रॉपिक्स के ऊपर कभी भी, ट्रॉपिक लास्ट पॉइंट होता है बेसिकली। ये जो ट्रॉपिक्स है ना ये लास्ट पॉइंट, ट्रॉपिक के ऊपर कभी भी सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी और ना इसके नीचे कभी पड़ेंगी। तो देखो कहानी क्या है। साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, और तब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो बीच में से देखो डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली साइड नॉर्थ आएगी ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर, ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होने का कारण यही है, समर सीजन बनने का कारण यही है। और जब दिसंबर में साउथ में चला जाएगा ना सूरज की किरणें यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए क्या होगी? विंटर होगी, सिंपल। तो ट्रॉपिक्स पे 2 बार, क्योंकि ट्रॉपिक पे 2 बार सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो ट्रॉपिक जो होते हैं गर्म होते हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटोरियल रीजन जो होता है गर्म होता है इनसे। हाँ, बाकी और फैक्टर्स भी हैं। अगर हम सिर्फ लैटिट्यूड के हिसाब से देंगे तो इक्वेटर ज्यादा गर्म है, लेकिन अगर कुछ और फैक्टर में ऐड करेंगे बाद में तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, देख लेंगे वो भी डिटेल में हम। तो इसका मतलब जो सूरज देखो इस तरह से, देखो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पे। तो लैटिट्यूड इस तरह क्या होता है, लैटिट्यूड जितना आप दूर जाओगे इक्वेटर से, ये दिस इज इक्वेटर, जितना आप दूर जाओगे इक्वेटर से दोनों साइड में, उतना टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर कम होगा, ये यहाँ पे भी लिखा है। तो लो लेटीट्यूड से यानी 0 डिग्री से, लो लेटीट्यूड से जब आप हायर लेटीट्यूड की तरफ जाते हो, ये हायर नीचे की तरफ भी होगा और ऊपर की तरफ भी होगा। हायर लेटीट्यूड की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर हो जाएगा आपका कम। धरती की जो मूवमेंट्स हैं, 2 तरह की मूवमेंट होती हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती धरती, और रिवोल्यूशन, हाँ, तो इन्हीं की वजह से ये सीजन बन रहा है, क्यों? इन्हीं की वजह से। तो आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा। जब सूरज की किरणें परपेंडिकुलर होती हैं तब हीट ज्यादा करती है वो लैंड को, ठीक है, तब गर्मी ज्यादा बढ़ती है, तब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, ये याद रखना आप कॉन्सेप्ट। तो अल्टीट्यूड का क्या असर होगा? अल्टीट्यूड का असर इस तरह होगा कि जितना ऊंचा अल्टीट्यूड यानी जितना ज्यादा आप समुद्र की सतह से दूर हो ना, उतना टेम्परेचर कम होगा। तो जितना टेम्परेचर तो क्लाइमेट के लिए इफेक्ट करता ही है ना। तो देखो इस चीज को समझने के लिए ना एक चीज आपको समझनी होगी, क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखते हैं क्या होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी को मैसेज दे रहे हो, बोलते हो कि इसको दे दो भाई, एक जल्दी पहुंच जाएगा, ये जल्दी इसको, क्योंकि आपस में बहुत अच्छी बनती है, तो ये इसको देगा, ये आगे वाले को देगा, ये आगे वाले को, जल्दी मैसेज पहुंच जाएगा। लिक्विड में क्या ना, पार्टिकल इकट्ठे नहीं रहते, थोड़े थोड़े दूर है, मतलब आपस में समझ लो थोड़ा अनबन हो गई है। तो आप जब यहाँ से एक बंदे को बोलेगे तू ना मेरा मैसेज दे देना इस बंदे को, तो ये पहले भाव खाएगा, थोड़े नखरे मारेगा, बोलेगा बोलूंगी नहीं बोलूंगी, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो क्या, वो तो उसको मिले ही नहीं टाइम पे, वो थोड़े दूर है ना, तो उनका मैसेज देरी से मिलेगा। और यहाँ पे कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टिकल मिलने वाले ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है यहाँ पे कि मिलेगा भी कि नहीं कभी। तो देखो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, मैसेज वैसेज तो आपने कुछ देना नहीं है। होता क्या है, जो सॉलिड होते हैं ना, तो
इनमें पार्टिकल होते हैं लूजली पैक्ड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है ना पूरे इस चीज का, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी इसको। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जितनी हीट से इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए, तो सॉलिड को एक यहां से जैसे आप स्टोव जलाओगे ना तो जल्दी जल्दी सारा गर्म हो जाएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ पे कम हीट पे ही बढ़ जाएगा इनका 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा, सिंपल। लिक्विड में देखो आपस में अनबने देगा नहीं मैसेज, जिसको आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या ज्यादा बार इसको परसुएट करना पड़ेगा कि इसको दे दो मैसेज, उसको दे दो मैसेज। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे आप हीट करोगे, होगा गर्म ऊपर भी, लेकिन टाइम लगेगा, पहले टाइम लगेगा फिर होगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको, तो हीट कैपेसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। फिर गैसेस में तो इन्फिनाइट होती है, कोई पता ही नहीं इसका, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ इस अल्टीट्यूड के केस में क्या होगा, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो क्या है, ये मान लो माउंट एवरेस्ट ही है आपकी, दिस इज माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट है, देखो कितनी ऊंची है ना, ये 8,850 के आसपास है ना, 8,850। तो देखो कहानी क्या है, उस हिसाब से तो सूरज की किरणें जब इसके पास पड़ी तो माउंट एवरेस्ट की चोटी ज्यादा पास है ना सन के, एज कम्पेयर टू जो नीचे वाले प्लेन है। तो फिर तो माउंट एवरेस्ट गर्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो ठंडी है। क्यों ठंडी है? क्योंकि देखो ये जो लैंड है ना, तो लैंड की जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कम होती है। तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी गर्म कर लेती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं जल्दी गर्म कर लेती है लैंड को। जब इसको जल्दी गर्म कर दिया, तो जब भी धरती अपने एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा इसके बाद टेम्परेचर तो रेडिएट करती है वापस। जब ये रेडिएट करेगी इन वेव्स को, तो अब इन वेव्स में ना इतनी एनर्जी नहीं बची होगी कि ये वापस जा पाए, इनको ट्रैप कर लेंगे एटमॉस्फेयर में। ये जो यहाँ पे गैसेस है ना, गैसेस की परत है, ये गैसेस यहीं धरती के पास ही ट्रोपोस्फेयर में होती है ज्यादा, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेविटी जो होती है, धरती का अपना जो चुंबकीय जो शक्ति होती है, जो उनकी ग्रेविटेशनल पावर होती है, उसकी वजह से धरती उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा पास होते हैं धरती के यहाँ पे, तो इनकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ से रेडिएट करेगी ना रेडिएशंस को, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने पास ट्रैप कर देंगे, वापस जाने ही नहीं देंगे। तो जब अपने पास ट्रैप करेंगे तो एनर्जी एक्चुअली ये गेन कर रहे हैं, तो एनर्जी गेन करेंगे तो क्या होगा, ये एयर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ उठेंगे। जब ऊपर की तरफ उठेंगे तो क्या होता है ना, जो जैसे ये सूरज की किरणें यहाँ आ रही है ना, तो इनकी क्या होती है, एनर्जी होती है हाई। एनर्जी क्या होती है, हाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई। वेवलेंथ क्या होती है, लो। वेवलेंथ होती है इनकी शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब हाई एनर्जी। तो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं इसको ट्रैप नहीं कर पाते हैं, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उस वक्त। लेकिन जब की धरती ने एब्जॉर्ब की और उसने बाद में फिर रेडिएट किया अपने से, तो तब ये मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, तब ये ट्रैप कर लेते हैं इसको, तब क्योंकि इनकी अपनी जो रेडिएशन है, रेडिएशन की एनर्जी कम हो चुकी होती है तब, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी हेल्प से ऊपर उठते हैं और बाद में इसको रिलीज करके फिर बारिश पड़ जाती है। तो पहाड़ी पे ऐसा सीन नहीं बनता, पहाड़ी पे ऐसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता पहाड़ी पे ऐसा सीन? क्योंकि पहाड़ी पे एयर ही कम है। इतना छोटा सा इतना सिंपल था ये। तो ये वार्म एयर गर्म कैसे हुई है? क्योंकि इसने ये वाले मॉलिक्यूल जो इसने रेडिएट किए वो उसने एब्जॉर्ब कर दिया, सिंपल। तो ग्रीन हाउस गैसेस की एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन, ओजोन, O3 ओजोन के लिए बोलते हैं, O2 ऑक्सीजन के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, H2O वाटर के लिए। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, वो होती है ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, तो एक और चीज, ये जो समुंदर है, तो समुंदर ज्यादा जल्दी गर्म होगा या लैंड जल्दी गर्म होगी, मुझे बताओ। ऑब्वियसली लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होगी। क्यों गर्म जल्दी होगी? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए ना, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है धरती की, तो जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। लेकिन समुंदर देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। कॉन्टिनेलिटी क्या होती है
कि कोई जो प्लेस है वो कितनी दूर है समुंदर से, या आसपास में कॉन्टिनेंटल मास से सराउंडेड है या समुंदर से सराउंडेड है। तो यहाँ पे भी क्लाइमेट में काफी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि दिल्ली का अगर आप देखते हो और मुंबई की एग्जांपल लेते हो, तो देखो दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर समर्स में 50 डिग्री के आसपास होता है, 47, 46, तो मैं 50 लेके चलती हूँ। तो मिनिमम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, तो मैं 0 डिग्री लेके चल रही हूँ। ठीक, तो रेंज देखो, यानी डिफरेंस देखो पूरा पूरा 0 से लेके 50 तक कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 50 का। अच्छा, मुंबई का देखोगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर समर का जाता है 35 डिग्री, 35 के आसपास होता है, कभी 33, 34 इतना ही होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का 20 में लेके चल रही हूँ, 22, 23 इतना होता है, 25 डिग्री या, तो मैं 20 लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो 15 डिग्री का डिफरेंस है सिर्फ। तो रेंज देखो, कॉन्टिनेंटल वाले में टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत ज्यादा रेंज होती है इसकी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। किसी भी जगह का टेम्परेचर है वहां पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इन कंट्रास्ट जो समुद्र के पास आसपास वाले एरिया होते हैं वहां पे टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट ही रहता है, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर वेरी नहीं करता है। ये डिफरेंस है, इसमें बेसिक चीजें हैं, ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा। स्लोप से कैसे फर्क पड़ता है क्लाइमेट में या टेम्परेचर पे, तो स्लोप से फर्क ऐसे पड़ता है कि देखो सूरज की किरणें तो वही है, लेकिन अगर ये स्टीप है, बिल्कुल ही स्टीप ढलान है ये वाली, तो सूरज की किरणें उतनी ही है और इस कम एरिया में पड़ रही हैं तो गर्म ज्यादा कर देंगी। लेकिन अगर ये जेंटल है, अगर ये स्लोप जेंटल है, तो सूरज की किरणें तो उतनी है लेकिन ज्यादा एरिया में, इस वक्त इसको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है। अगर आपको ये नहीं ना, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको, नहीं, एक काम करो, आप जिस भी पहाड़ी को देखा है आपने कभी, जिस भी पहाड़ी के आसपास आप रहते हो, आप उसको इमेजिन करो अपने दिमाग में कि बिल्कुल अगर ये खड़ी स्लोप होती तो कैसा होता, सूरज की किरणें बिल्कुल वहां पड़ती और एरिया कम होता उसका। और अगर ये बिल्कुल थोड़ी ढलान में है, ढलान में बहुत सारी स्लोप देखने को मिलती है जहां पे लोग बस्तियां हैं, आप लोग भी रहते होंगे, तो वहां पे जेंटल स्लोप के पास टेम्परेचर कम होता है, खड़ी स्लोप के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं वेजिटेशन की। तो तीन तरह के हमारे पास लैंड्स हम क्लासिफाई करते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। तो ट्री की डेंसिटी के हिसाब से, तो ट्री की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सबसे ज्यादा घने पेड़ कहाँ होंगे, जंगल में होंगे सबसे ज्यादा, फिर ग्रासलैंड में उससे कम होंगे और डेजर्ट में कुछ नहीं होगा। अब टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा यहाँ पे, ये देखो फॉरेस्ट के केस में जो ये पेड़ है ना, ये सूरज की किरणें जमीन पे पहुंचने ही नहीं देते। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, जो इंसोलेशन है ना, इंसोलेशन होती है, सूरज की किरणें कितनी जमीन पे पड़ रही हैं, तो इंसोलेशन हो ही नहीं रही है। सूरज की किरणें जमीन पे पड़ेगी अगर, तो लैंड गर्म होगी ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जमीन की कम है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। लेकिन सूरज की किरणें पड़े तो वहां पे, अब पेड़ पड़ने नहीं देंगे, वहां पे इतने घने पेड़ है, पेड़ों से ही ऊपर वापस चली जाएगी सूरज की किरणें। तो अब देखो, और दूसरा उसकी वजह से भी टेम्परेचर क्या होता है, कम। दूसरा क्या कारण है यहाँ पे टेम्परेचर कम होने का, देखो ये जो पेड़ है ना, ये ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी इन पत्तों में से पानी बाहर निकलता है इनके। तो पानी अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगी, एवापोरेशन होगी, तो इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। तो एवापोरेशन जब होगी तो एवापोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट की वजह से भी क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब बोलोगे कूलिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर क्यों कम होता है, देखो क्या होता है, लेट्स से यहां पे है पानी, ये आई हीट। अब पानी क्या हो रहा है, पानी यहाँ पे एवापोरेट हो रहा है, तो अब इसने ऊपर उठना है। तो पानी क्या करेगा, बेसिकली जो हीट है ना, जितनी भी जो भी इसके आसपास हीट होगी वो सारी एब्जॉर्ब करेगा और इसी हीट की मदद से ये ऊपर उठेगा, इसी हीट की मदद से ये ऊपर उठेगा। ये जो वेपर है ना, इसी हीट की मदद से ऊपर उठेगा। जब तो आसपास का जो होता है ये कूल कर देता है, ये ठंडा कर देता है। जब आपको पसीना होता है और आप पंखे के सामने बैठते हो तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उड़ चुके हैं वहां से, या पसीना जब आता है तो ठंड भी आती है, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल वहां से उड़ जाता है ना तो कूलिंग इफेक्ट करके जाता है वो।
तो तो फिर कम टेम्परेचर हुआ, घने जंगलों में कम टेम्परेचर हुआ, फिर ग्रास लैंड में उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और डेजर्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब देखो डेजर्ट में एक और चीज़ भी होती है, हॉटनेस, यानी गर्मी भी उतनी ज़्यादा होती है और कोल्डनेस भी उतनी ही ज़्यादा होती है। मैंने कहा था ना, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, रात को उतनी सर्दी भी होगी, सर्दियों में उतनी सर्दी भी ज़्यादा होगी। डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं। डेजर्ट सिर्फ हॉट डेजर्ट ही नहीं होते सिर्फ, और वैसे भी डेजर्ट लैंड एरिया है ना, तो जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ये हुई वेजिटेशन की वजह से जो इफेक्ट उस पर पड़ता है, इसके बारे में बात। अब हम देखते हैं कि एयर करंट की वजह से क्या क्या फर्क पड़ सकता है। एयर करंट क्या होती है? बेसिकली जहाँ पे प्रेशर हाई होता है ना, वहां से लो प्रेशर की तरफ जो एयर मूव करती है उसे हम एयर करंट बोलते हैं। तो वार्म करंट जो होती है, इसकी एग्जांपल लेती हूँ मैं, लू बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और कोल्ड करंट, कोल्ड साइबेरियन विंड, यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इंडिया बना रही हूँ ना, तो ये हिमालयस और ऊपर से साइबेरियन विंड्स आती है, पूरा चाइना जमा देती है ये। लेकिन हिमालय जहाँ बैठा हुआ है, ये इनको पास होने ही नहीं देता। अगर हिमालय यहाँ नहीं होते ना, तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता? टेम्परेट क्लाइमेट होता। टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल नहीं होता, सब ट्रॉपिकल नहीं होता, टेम्परेट होता। अगर हिमालय नहीं होता तो, अगर हिमालय भी नहीं होता तो। क्यों? क्योंकि साइबेरियन जो विंड्स है हमें भी जमा देती है इधर आके। तो सब ट्रॉपिकल से मेरा मतलब है वार्म क्लाइमेट, और टेम्परेट से मेरा मतलब है कोल्ड क्लाइमेट। तो अगर हिमालयास नहीं होते तो बड़ी मुश्किल होती ना, तो यहाँ पे बारिशें पड़ती जो हिमालय से टकरा के जो बारिशें यहाँ गिरती हैं, इतनी सुंदर सुंदर वैलीज नहीं होती हमारे पास, ना ही इतने अच्छे अच्छे यहाँ से जो रिवर निकल के आते हैं, पेरेनियल रिवर पूरे साल भर बहते हैं, ना हमारे पास वो होते, ना प्लेन्स में हमारे पास खेती होती, और जो साइबेरियन विंड्स होती वो भी पूरा पूरा जमा देती, डेजर्ट बना देती, यहाँ पे रहने के लायक ही नहीं होता हमारा ये। तो थैंक्स टू हिमालयास, इनकी वजह से हमारे पास टेम्परेट नहीं है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और हिमालयास भी हैं, बारिशें भी होती हैं, और सुंदर सुंदर वैलीज भी हैं। कश्मीर की वैलीज, जम्मू, सब अच्छी अच्छी जगह हिमालयास में ही है। तो वाटर करंट या ओशन करंट के बारे में देखें तो ये भी दो किस्म के होते हैं, कोल्ड करंट या वार्म करंट। तो कोल्ड करंट की एग्जांपल है पेरू करंट। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका में आती है ये जगह। हम मैप पे देखेंगे आगे इसको, जब हम विंड्स के बारे में देखेंगे ना, तब इसको देखेंगे हम। तो अगर कोल्ड करंट है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। टेम्परेचर कम होगा तो एवापोरेशन होगी क्या? नहीं, एवापोरेशन नहीं होगी। तो एवापोरेशन ही नहीं हुई तो हवा कैसी होगी? नमी होगी उसमें? नहीं होगी। हवा में नमी नहीं होगी तो रेनफॉल होगी क्या? नहीं होगी। अच्छा, वार्म करंट है तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आसपास का टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ने से होगी एवापोरेशन, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो एवापोरेशन होती है। और फिर हवा में नमी बढ़ेगी, हवा में नमी बढ़ने से क्या होता है? बारिश होती है। तो ये फर्क है कोल्ड करंट और वार्म करंट में, इनकी वजह से भी क्लाइमेट इस तरह से इफेक्ट होता है। अच्छा, तो रेनफॉल किस तरह से इफेक्ट करता है? रेनफॉल पड़ने से पहले हम ह्यूमिडिटी देख लेते हैं कि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है। जितनी अमाउंट पानी है हवा के अंदर उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यानी नमी, मॉइस्चर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर आप एक सिंपल सा वाटर साइकिल देखें, तो सिंपल सा एक वाटर साइकिल देखो आप। वाटर है, इसने ये हीट एब्जॉर्ब करी और ये वेपर बन गया, इसने ये हीट रिलीज कर ली, कंडेंसेशन हो गई और वापस से वाटर बन गया। वाटर ने जब हीट एब्जॉर्ब की, वेपर बना, तो उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं, और रिवर्स प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। ये ह्यूमिडिटी जो होती है ना, अगर हम इसको वॉल्यूम के हिसाब से नापें तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तब होती है जब हम इसको वेट के हिसाब से नापते हैं, यानी ग्राम पर किलोग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH लिखूंगी इसके आगे में इसके लिए। इसमें रेशो निकाली जाती है, रेशो के हिसाब से नापी जाती है, यानी परसेंटेज देखी जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट वाटर वेपर की जितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसमें, हवा में, वो
और हवा कितने अमाउंट रख सकती थी अपने पास, वो रेशियो निकाली जाती है, मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो एक क्लास है, क्लास में बैठने बच्चों की कैपेसिटी कितनी है, 10 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे कितने हैं, 5 ही बैठे हैं। तो हमें देखना होगा कितनी स्ट्रेंथ है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो क्या आएगा, 50%। वैसे ही अगर मैं ये मान के चलूं कि इस हवा में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल हैं और इस हवा में 10 मॉलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी थी, तो हम तब अगर RH निकालेंगे तो RH क्या निकलेगी, RH क्या मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या निकलेगी, 50%। ठीक, तो जो ये कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मैं बोलती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को घटाया तो इसकी कैपेसिटी भी घटेगी। देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने टेम्परेचर, यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ गया तो जो वाटर था ना उसने हीट एब्जॉर्ब की और ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर चलते जब यहाँ पे पहुंचा ना तो टेम्परेचर कम हो गया, पहाड़ी पे टेम्परेचर कम होता है, तो जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो इसकी ये कैपेसिटी कम हो गई इसको होल्ड करके रखने की। अब ये इसको होल्ड करके नहीं रख पा रहा है, तो जब हवा इसको नहीं रख पा रही है तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी, रिलीज कर देगी सारा, सिंपल। अच्छा, तो ये जो कैपेसिटी होती है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के भी इनवर्स होती है। इनवर्स क्या मतलब, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो कैपेसिटी घटेगी। अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% कर देती हूँ ना, तो ये हवा बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं रख सकेगी मॉइस्चर को अपने पास, तो कैपेसिटी हो जाएगी जीरो इसकी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब इसको रख ही नहीं सकती होल्ड करके अपने पास। तो जब भी बारिश होती है तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, ये आप याद रख लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है जब भी बारिश होती है। देखो कंडीशन, बारिश के कंडीशन ही देख लो। सबसे पहले रेनफॉल के कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके 3 है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कितनी, 100%, तभी जाके कैपेसिटी 0 होगी इसको होल्ड करने की। अगर हवा वाटर को होल्ड करके रख सकती है तो उसे क्या जरूरत है इसे रिलीज करने की, क्यों बारिश करेगी वो, है नहीं रख पा रही इसीलिए बारिश हो रही है। विंड होनी चाहिए असेंडिंग, विंड्स ऊपर उठने चाहिए। अगर कहीं से ऊपर उठे हैं ना विंड, समझ लो वो हीट एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, ऊपर जाके टेम्परेचर कम होना है, ऊपर उठ रहे हैं विंड्स, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा था तभी ये ऊपर उठे थे, नीचे लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए लो प्रेशर होना चाहिए लो, विंड होना चाहिए असेंडिंग यानी उठते हुए, राइजिंग विंड्स होने चाहिए, राइजिंग विंड्स, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 100%। और अगर इसके रिवर्स कंडीशन हुई तो कोई बारिश नहीं होने वाली। विंड जहाँ पे नीचे आ रहे हैं ना, कोई बारिश नहीं होती। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से कम है, कोई बारिश नहीं होगी। हाई प्रेशर में कोई बारिश नहीं होती। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि साइकिल चलता रहता है। यहाँ से देखो विंड राइज करी, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई, यहाँ पे ड्राई विंड्स फिर वापस आएंगे, ये जो नीचे लो प्रेशर था इस गैप को फिल करेंगी, फिर से गर्म होंगी ये हवाएं, फिर मॉइस्चर लेके ऊपर जाएंगी, फिर से, तो कन्वेक्शन साइकिल चलता ही रहता है। तो अभी हम यही देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल कि विंड किस हिसाब से राइज करती है उसके हिसाब से इसकी 3 टाइप्स होती है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल होती है जब धरती गर्म हो जाती है ना, धरती जब गर्म हो जाती है किसकी वजह से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कम है तो जल्दी गर्म हो जाएगी। जब ये गर्म हो जाती है तो टेम्परेचर, ट्रोपोस्फेयर पे क्या होता है ना, ट्रोपोस्फेयर का जो फंडा है वो क्या है, जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर होगा कम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे जब लैंड गर्म हो गई तो कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे जो हुआ, यहाँ से रेडिएशन बाहर गई और यहाँ पे जो एयर थी उसने इनको एब्जॉर्ब किया और टेम्परेचर बढ़ गया इनका। जब ये हवा गर्म होगी तो ऊपर उठी, जब ये हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाते जाते ये रिलीज कर लेती है एनर्जी और यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है, तो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से बारिश हो जाती है। और फिर लेकिन हवा अपना साइकिल पूरा करती है, फिर ये ड्राई विंड्स, क्योंकि बारिश पहले कर चुकी है, अब ये ड्राई विंड्स फिर घूम के वापस आएंगी और नीचे जो लो प्रेशर है इस गैप को फिल करेंगी, फिर से भर के ऊपर जाएंगी। तो कन्वेक्शन साइकिल चलता ही रहता है, चलता रहता है, ये साइकिल कभी रुकती नहीं है।
और भी जितने भी साइकिल धरती पे ना, वाटर साइकिल, ये भी एक वाटर साइकिल की टाइप है, तो ये चलते रहते हैं। ये होती है कन्वेक्शन रेनफॉल। तो ये कहाँ कहाँ ज्यादा होगी? इक्वेटोरियल रीजन में ये ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो लो प्रेशर भी है, तो लो प्रेशर से टेम्परेचर ज्यादा है तो विंड तभी उठती है, तभी बारिश होती है। कंडीशन है ना, देखो, लो प्रेशर होना चाहिए और विंड होनी चाहिए, उठी होनी चाहिए। अच्छा, तो इंडिया में ना, देखो, इंडिया में आपको पता है कि जून के बाद ही हमारे पास मानसून आती है, और कुछ एरियाज में जुलाई में जाके मानसून आती है। तो उसके पहले क्या बारिश नहीं होती है ना? मई जून में भी कुछ बारिशें होती हैं, शावर्स, प्री मानसून शावर बोलते हैं उनको, जैसे कि मैंगो शावर, क्योंकि उस टाइम में मैंगो का जो सीजन होता है। काल बैसाखी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, चेरी ब्लॉसम, ये सब प्री मानसून शावर्स के नाम है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। अच्छा जी, तो फिर दूसरी टाइप की जो है ओरोग्राफिक, तो ओरोग्राफिक और कुछ नहीं, पर्वतीय जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हम। तो देखो, सूरज की किरणें जब लैंड पे भी पड़ी, समुद्र पे भी पड़ी, तो हुआ क्या था, लैंड पे जब सूरज की किरणें पड़ी ना, आपको पता धरती जल्दी गर्म हो जाती है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की है। तो समुद्र से पहले गर्म कौन होगा? जमीन। तो जमीन जब ज्यादा गर्म होगी तो क्या हुआ, हवा यहाँ से उठ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर जोन है, अब लैंड पे लो प्रेशर जोन है। यहाँ पे कौन है? सी है, यहाँ पे लैंड है। तो सी में हाई प्रेशर हो गया आप कंपेरेटिवली, क्योंकि सी तो गर्म जल्दी नहीं होता है ना। तो क्या होगा, सी की तरफ से लैंड की तरफ यहां से अब विंड चलना शुरू हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में। तो ये वेट विंड्स हैं, इनमें बहुत नमी है। तो ये नमी जब यहां से आई, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब विंड्स चलती हैं तो यहाँ पे आती तो पहाड़ी के साथ टकरा जाती हैं। अब ये वेट नहीं करेंगे कि पहाड़ी कब नीचे आएगी तो फिर मैं आगे जाऊंगी, नहीं, ये विंड्स ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जहां तक चढ़ पाती हैं चढ़ती हैं, जहां पे जाके जहां इनकी जो कैपेसिटी है, इस मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी जहां पे इनकी 0 हो जाती है और जहां इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, उस जगह में यहाँ पे बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। अब ये जो माउंटेन है ना, इसकी भी दो साइड होती है, एक विंड वार्ड साइड, जिस तरफ ये विंड आती है और उसी तरफ बारिश भी हो जाती है, लश ग्रीन वैलीज दिखेंगी इस तरफ आपको। और दूसरी तरफ क्या होता है? डेजर्ट, लीवर्ड साइड बोलते हैं, लीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे रेन शेडो जोन बनता है। ये रेन शेडो जोन क्या होता है? यहाँ पे बारिश आती ही नहीं है या कम आती है, डेजर्ट हो जाता है इस तरह पूरा। तो ये है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो देखो, तो एग्जाम्पल देखो, मुंबई और नागपुर, एक यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आते हैं मुंबई और नागपुर के बीच में। वेस्टर्न घाट्स क्या है? माउंटेन्स है। यहाँ से जब मानसून आती है तो वेस्टर्न घाट से टकरा के ईस्ट साइड इसी तरफ बारिश हो जाती है और यहाँ से क्रॉस कम करते हैं ये। तो इसकी वजह से मुंबई में जो एनुअल रेनफॉल है 300 से 350 तक जाती है, 350 सेंटीमीटर तक, और नागपुर में सिर्फ 70 सेंटीमीटर के आसपास रह जाती है ये, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की एक साइड विंडवर्ड साइड है, वहीं पे ज्यादा बारिश हो गई और दूसरी तरफ कम हुई। अब साइक्लोनिक रेनफॉल देखते हैं। ये दो टाइप की होती है, किसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये बनी कैसे थी? अगर प्रेशर ग्रेडियंट, या तो ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बनेगी या ये टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से बनेगी। ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस, है ना। तो देखो यहाँ पे ना कोई लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, तो आसपास हाई प्रेशर जोन है। तो अब क्या होगा, हाई प्रेशर जोन की, ये हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ से विंड्स जाएंगी इस फॉर्म में। तो जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी ना यहाँ पे, तो देखो ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगी। जब ये विंड ऊपर उठेगी तो आपने देखा बारिश होने के लिए क्या जरूरी होता है? विंड्स ऊपर उठनी होनी चाहिए। विंड ऊपर उठ गई तो क्या होगा? बारिश होगी, क्योंकि बाकी कंडीशन भी तो फुलफिल हो ही जाएंगी। जब ये ऊपर उठी है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से कैपेसिटी लूज हो जाएगी इसकी, तो बारिश होगी यहाँ पे दो हिस्सों में। अच्छा, यहाँ मुंबई में ना दिवाली के आसपास ये साइक्लोनिक जो रेनफॉल आती है। दूसरी जो होती है
टेम्परेचर ग्रेडियंट के हिसाब से, टेम्परेचर ग्रेडियंट के हिसाब से होती है। इसमें क्या होता है, दो एयर मासेस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक हॉट एयर मास और एक कोल्ड, एक ठंडा और एक गर्म हवा का मास आपस में टकराते हैं। तो बीच में ये एक बनाते हैं साइक्लोन फ्रंट। ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं साइक्लोनिक फ्रंट। ये जो फ्रंट है, क्या होता है, जो साइक्लोन, जो कोल्ड एयर होती है ना, वो नीचे की तरफ धस जाती है, और जो वार्म होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। सोचो एक गुस्से में आदमी आ रहा है, तो गुस्से वाला जो आदमी होता है उसकी आवाज आपको ऊंची सुनाई देगी। वैसे ही हॉट एयर भी ऊंचा उठ जाएगी, यहाँ से ऊंचाई पे उठ जाएगी। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश ठीक ठाक होगी। जो नीचे जाएगी वो इसकी जगह ले लेगी, यहाँ पे खाली हो गया था ना अभी, क्योंकि ये तो ऊपर चली गई। तो ये इस तरह साइकिल चलता रहता है ये भी। तो ये बारिशें हुई, साइक्लोनिक रेनफॉल भी। ये तीन तरह की हमने रेनफॉल भी समझ ली अभी। तो अब प्रेशर बेल्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसी में हम देख लेंगे कि मानसून कैसे वर्क करती है इंडिया में, किस तरह से ये आती है, कब मानसून स्टार्ट होती है, कब जाती है, और फीचर क्या है इंडियन मानसून के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।